बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग पर्सनल एक्सपेंसेस पे थे। अच्छा जी, तो पर्सनल एक्सपेंसेस हमने कहा कोई भी पर्सनल एक्सपेंस आप अपनी किसी भी इनकम से माइनस नहीं कर सकते, स्पेशली खास तौर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस से। तो जो भी इस एक्सपेंसेस होंगे वो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के लिए इनकर किए गए होंगे। इस चीज को लाजमी आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, लिखा हुआ however any asset और कार given to employee for his personal use for। अगर आप एम्प्लॉय को कोई चीज देते हैं उसके पर्सनल यूज के लिए, तो वो एम्प्लॉय का पर्सनल यूज एम्प्लॉयर का बिजनेस यूज है, क्योंकि उसने एम्प्लॉयर ने बिजनेस रिलेशनशिप में रहते हुए, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए वो चीज प्रोवाइड की है। तो अगर गाड़ी पर्सनल का, अगर बिजनेस की जो डेप्रिशिएबल एसेट है वो ऑनर देता है एम्प्लॉय को यूज करने के लिए, भले एम्प्लॉय उसको पर्सनल यूज में ले जाए, तब भी वो डेप्रिशिएबल एसेट होगा और उस पर बिजनेस डेप्शन क्लेम करेगा। ये बात मैं आपको पहले भी डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन समझाते वक्त बता चुका हूँ। ऐसा ही है, बताइए। तो however any asset example car given to employee for use, it's treated as business purpose and any personal use by employee would not render the expense inadmissible। चलेंगे उसके बाद क्या है, अमाउंट्स ट्रांसफर टू रिजर्व। हमने कहा तो रिजर्व में हम ट्रांसफर करते हैं जो हम सरप्लस क्रिएट करते हैं रिवैल्यूएशन का उसका जो हम ट्रांसफर करते हैं रिटेन अर्निंग में, उसका बिजनेस इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। और आप जानते हैं वो ट्रांसफर वैसे भी अकाउंटिंग में भी इक्विटी टू इक्विटी ट्रांसफर है। तो अगर मिसाल के तौर पर रिटेन अर्निंग से कोई अमाउंट किसी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, किसी फैक्ट्री को खरीदने के लिए आपने रिजर्व बनाया है, किसी कोई स्पेशल रिजर्व क्रिएट किया है, किसी कंटिजेंसी को मीट करने के लिए आपने कोई रिजर्व बनाया है, तो आप जानते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, रिटेन अर्निंग डेबिट, और दैट कैपिटल रिजर्व जो भी उसका नाम हो वो क्रेडिट। तो ऐसा रिजर्व क्रिएट करने से इक्विटी टू इक्विटी चेंज आता है, और जो रिजर्व का ट्रांसफर है इसको आप हरगिज प्रॉफिट लॉस पे चार्ज नहीं कर सकते, इसको आप एक्सपेंस के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते। तो हम तो वैसे भी अकाउंटिंग में इसको एक्सपेंस के तौर पे क्लेम नहीं करते, अकाउंटिंग में भी इसका इक्विटी टू इक्विटी ट्रांसफर है, तो हमें कुछ एड बैक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में इत्तफाकन अगर एग्जामिनर ने बोला हो कि भाई आपने कोई ट्रांसफर ऑफ रिजर्व जो है वो एक्सपेंस के तौर पे चार्ज कर दिया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे, तो आप उसको एड बैक करेंगे फिर, अदरवाइज ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब आप जानते हैं कि एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी में जो मेंबर्स ऑफ एओपी हैं वो कौन है, बिजनेस के ओनर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं, बताइए। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जो मेंबर्स ऑफ एओपी हैं वो बिजनेस के ओनर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं। अच्छा, हम सब पार्टनरशिप जानते हैं, पार्टनर को हम सैलरी भी देते हैं, पार्टनर को हम कमीशन भी देते हैं, पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं। तो सवाल क्या है, क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस है, क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस? अच्छा, आपने जो अकाउंटिंग सीखी है, क्या आपने अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी बाय पार्टनर को, कमीशन बाय पार्टनर को, क्या कभी आपने इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे चार्ज किया अकाउंटिंग में? नहीं चार्ज किया। हमने तो इन सब चीजों को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का नाम दिया ना, कि भाई पार्टनर सैलरी के नाम से प्रॉफिट में हिस्सा मांगता है, पार्टनर इंटरेस्ट के नाम से प्रॉफिट में हिस्सा मांगता है, पार्टनर कमीशन के नाम से प्रॉफिट में हिस्सा मांगता है। इस चीज को हमने क्या नाम कहा था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आमतौर पे तो हम हरगिज इनको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे चार्ज नहीं करते, लेकिन अगर पार्टनर को मिलने वाली सैलरी एम्प्लॉयज के साथ ऐड होकर, एम्प्लॉयज की सैलरी के साथ ऐड होकर चार्ज हो गई हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो फिर हमें उतनी सैलरी, जितनी सैलरी पार्टनर को पे की गई है वो ऐड बैक करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, अगर कोई एक्सपेंस के तौर पे चार्ज हो गई है तो? यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए। अगर पार्टनर को कोई कमीशन पे हुआ है वो एक्सपेंस के तौर पे चार्ज हो गया, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, क्या हमें ऐड बैक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बताइए।
अगर कोई बोलिए, आप सबसे रिस्पांस मांग रहा हूँ ना मैं, ऐसा है कि नहीं? तो ये तमाम बातें आप बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते हैं। अच्छा जनाब, अब ये तमाम चीजें हैं आपके पास, तो वैसे तो हमें इनको एड बैक करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन नेट प्रॉफिट देता है और उसके बाद आपको ये एक्सपेंसेस मेंशन करता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट देने के बाद के पार्टनर को इतनी सैलरी पे हुई, तो इसका मतलब इम्प्लाइडली वो कहना चाह रहा है कि आप इनको एड बैक करें, ये चार्ज हुए हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग परफॉर्म करते वक्त भी इनको एक्सपेंस चार्ज नहीं करते। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जरा अच्छी तरीके से रीड करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और चीज है कि पार्टनर को अगर कोई पेमेंट मिल जाती है इन सम अदर कैपेसिटी, मतलब यानी कि आपके पार्टनरशिप बिजनेस को आपके पार्टनरशिप बिजनेस को एक प्रॉपर्टी की जरूरत है, तो एक पार्टनर बोलता है मेरे पास एक प्रॉपर्टी रखी हुई है लेकिन मैं उसको बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, आप मुझसे वो प्रॉपर्टी बतौर बिजनेस रेंट पे ले लो। तो इस सिचुएशन में वो आपके बिजनेस का पार्टनर तो है, लेकिन साथ में वो आपका लैंडलॉर्ड भी बन गया। यस और, तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस एक प्रॉपर्टी पे ऑपरेट करता है, वो किसी एक पार्टनर में से किसी एक की जाती प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिसका वो बिजनेस से रेंट चार्ज करता है, तो अब वो रेंट बिजनेस के एक्सपेंस के तौर पे अलाउ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताइए? क्योंकि वो रेंट उसको बतौर पार्टनर पे नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको बतौर लैंडलॉर्ड पे किया जा रहा है, और जिसको रेंट मिल रहा है वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कहलाएगा ना, उसको टैक्स भी देना पड़ेगा उसको अलग से। यस और नो, बोलिए, क्या कहते हैं आप सब? ठीक है, तो अब ये पूरा सिनेरियो जो आपके सामने यही सिचुएशन डेवलप कर रहा है। सर्टेन पेमेंट्स टू अ मेंबर ऑफ एओपी सेक्शन 21J, प्रॉफिट ऑन डेट, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और अदर रेम्युनरेशन बाय एओपी टू इट्स मेंबर इज नॉट एडमिसिबल. These items should be added back on the assumption that the same have been charged in the accounts unless otherwise specified. अगर क्वेश्चन नेट प्रॉफिट देता है, सैलरी के बारे में इन्फॉर्म देता है, हम अज्यूम करेंगे चार्ज हुए, उनको एड बैक कर देंगे। अगर क्वेश्चन कहता है चार्ज नहीं हुए, तो फिर एड बैक करने की जरूरत नहीं है। However, if it appeared from the question that these items have been charged in the appropriation account, then the same shall not be added back. अगर आपने इनको एप्रोप्रिएशन के तौर पे चार्ज किया, एक्सपेंस के तौर पे चार्ज नहीं किया, तो फिर आपको एड बैक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इनके इफेक्ट लिए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और आप सब जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है, वो बनता है नेट प्रॉफिट निकालने के बाद, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद। ठीक है, इसका मतलब क्या, नेट प्रॉफिट तो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आ गया ऑलरेडी आपके पास। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में इसका इफेक्ट लिया है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब उसके बाद जनाब क्या है आपके पास, ये बात सारी क्लियर होगी आप सबको? तो रेंट पेड बाय अ फर्म टू अ पार्टनर फॉर हिज रेजिडेंस इज अ पार्ट ऑफ अ सैलरी। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के घर का रेंट पे करे, तो ये पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस किसने बेयर किया, पार्टनरशिप फर्म में। तो ये एक तरह से पार्टनर की सैलरी है, लेकिन क्योंकि पार्टनर की सैलरी बतौर एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं है, और अगर ये एक्सपेंस चार्ज हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपको एड बैक करना पड़ेगा। तो रेंट पेड बाय अ फर्म टू अ पार्टनर फॉर a रेजिडेंस is part of salary expense of the firm and therefore not admissible for tax purpose. However, if partner's premises is used by the firm, हाँ अगर पार्टनर की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म यूज करती है, और फर्म एंड रेंट इज पेड to the partner, then the same shall be treated as rent expense which is allowable tax expense. अगर पार्टनर की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म इस्तेमाल करती है, उसका रेंट पे करती है, तो उस केस में पार्टनर वो जो रेंट उसको मिल रहा है, वो बतौर पार्टनर नहीं मिल रहा, बतौर लैंडलॉर्ड मिल रहा है, और वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, और फर्म के लिए क्या है, वो रेंट एक्सपेंस, तो उसको फिर एड बैक करने की जरूरत नहीं है।
तो ये सिनेरियो आपके सामने डेवलप हुआ, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो आप एओपी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके शेयर फ्रॉम एओपी इन द हैंड्स ऑफ मेंबर निकाल लिया करते थे। अब सिचुएशन ये बन जाएगी जहां पर आपको एओपी के अकाउंटिंग प्रॉफिट को पहले टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना होगा, फिर टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करनी होगी, फिर शेयर फ्रॉम एओपी आएगा इन द हैंड्स ऑफ मेंबर जो कि एग्जेम्प्ट होगा बट इंक्लूड किया जाएगा टैक्सेबल इनकम में ओनली फॉर रेट पर्पस। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर है बेटा? तो समझे क्वेश्चन का साइज क्या हो गया, बढ़ गया? क्या कहेंगे? तो लिखा हुआ क्या है, an AOP having two partners A and B with equal shares, accounting profit 1,800,000, अकाउंटिंग डेप्शन 2 लाख रुपए, पार्टनर को जो सैलरी पे की वो एड बैक करवा दी, कमीशन जो पार्टनर को पे किया वो एड करवा दिया, ये आपका इनएडमिसिबल एड बैक होगा, टैक्स डेप्शन लेस करवा दी, ये अब अकाउंटिंग प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया टैक्सेबल प्रॉफिट में, इस पे टैक्स वर्कआउट किया, टैक्स में से माइनस कर दिया, ये आ गई डिविजिबल इनकम। और हम डिविजिबल इनकम जो अज्यूम करते हैं वो आफ्टर टैक्स अज्यूम करते हैं ना, लेकिन मैं आपको बताया था बैस है, बिफोर टैक्स इनकम को भी डिविजिबल इनकम के तौर पे लिया जाता है। ठीक है जी, तो अब क्या करें, ये प्रॉफिट आ गया आफ्टर टैक्स, ये डिवाइड होगा पार्टनर्स में जिससे हम निकालेंगे शेयर फ्रॉम एओपी। तो हमने कहा अब 2,150,000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पार्टनर्स में, उसमें ए को इसमें से 9 लाख सैलरी के नाम से हिस्सा मिल गया, इसमें बी को इसमें से 50,000 कमीशन के नाम से मिल गया। तो अगर मैं 2,150,000 में से 9 लाख माइनस कर दूं तो आंसर बचेगा आपके पास 1,250,000। जवाब दें। और अगर मैं 1,250,000 में से 50,000 और एलोकेट कर दूं, मेरे पास आंसर बचेगा 12 लाख। और ये 12 लाख फिर मैंने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो तकसीम कर देने, तो अगर बराबर बराबर तकसीम करते हैं तो 6 लाख ए के हिस्से में, 6 लाख बी के हिस्से में, इस तरह ए के हिस्से में टोटल कितना आया 15 लाख, बी के हिस्से में कितना आया 6,50,000। तो ये क्या है, शेयर फ्रॉम एओपी इन द हैंड्स ऑफ ए which is exempt but shall be included in taxable income only for rate purpose। ये क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द हैंड्स ऑफ बी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी इन द हैंड्स ऑफ बी which is exempt and shall be included in the taxable income only for rate purpose। yes or no बताइए, क्या ये सारी बात आपको क्लियर हो रही है? अब ये पूरी स्टोरी जो हम पढ़ चुके हैं लिखी हुई है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी इज एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स but the same shall be taxable या included, but the same shall be included for rate purpose in other taxable income except income under FTR। FTR वाले इनकम को छोड़कर हर इनकम में ऐड किया जाएगा। One should observe that salary is included in the share of profit from AOP in the above calculation। In fact, if a member of an AOP receives salary or other remuneration, interest, commission, brokerage from the same AOP, it becomes part and parcel of share of profit from AOP। क्यों? क्योंकि वो सैलरी, वो इंटरेस्ट, वो कमीशन सब क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है, ये सब आप जानते हैं अच्छी तरीके से। AOP share of profit from AOP and not considered as separate income। however मतलब उसको उसको उस पार्टनर की सैलरी इनकम अज्यूम नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय थोड़ी है, वो तो क्या है, वो तो मेंबर है, और वो सैलरी असल में सैलरी नहीं है बल्कि वो सैलरी के नाम से प्रॉफिट में अपना हिस्सा मांग रहा है। तो अगर कोई बोले कि भाई पार्टनर की सैलरी को पार्टनर की सैलरी इनकम मान लो, तो ये गलत है, क्योंकि पार्टनर की सैलरी हकीकत में सैलरी नहीं है बल्कि पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो उसको इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में तो लेके नहीं जा सकते ना बेटा। सैलरी जो सैलरी के हेड में जाती है वो तो एम्प्लॉय की सैलरी जाती है। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। However, any other payment received from the firm shall be considered separately। हाँ, अब कोई और पेमेंट अगर रिसीव किया अदर देन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, तो फिर वो पार्टनर की अलग से इनकम कहलाएगी। ऐसे रेंट ऑफ पार्टनर्स प्रेमिसेस यूज्ड बाय द फर्म इज टैक्सेबल एज प्रॉपर्टी इनकम इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर को जो रेंट मिला है उस प्रॉपर्टी का जो उसकी फर्म इस्तेमाल करी थी और बतौर लैंडलॉर्ड वो रेंट उसने रिसीव किया, तो फिर वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी माना जाएगा, वो फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा, वो शेयर फ्रॉम एओपी इन द हैंड्स ऑफ मेंबर का पार्ट नहीं बनेगा।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा सारी गुफ्तगू आपको समझ में आई होगी। तो इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी सारी बातें आपसे अगली क्लास में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।